बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं यहाँ पे आया था, हमारे दोस्त इफ्तार राहत साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ था, तो हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, बिल्कुल फैमिली की तरह, और बड़ा अफसोस था जिसके ऊपर जो है वो मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है रात को, और अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा हूँ कि वहाँ उसके ऊपर जो हस्बे तवक्को जो खुशी के शादियाने हमारे लॉ मिनिस्टर साहब और बाकी वज़ीर जो हैं वो मना रहे हैं। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की तारीख़ कोई बहुत शानदार तो नहीं रही है, और हमने देखा है कि 1952 से लेके अब तक, चाहे मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस हो या उसके बाद मार्शल लॉज को रेगुलराइज करने का मामला हो, और हत्ता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे बड़े लीडर को फांसी लगाने का मामला हो, अदालतों ने हमेशा ये जो पाकिस्तान में हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, हमारे जनरल्स ने और जजेस ने हमेशा जो है वो एक ऐसा किरदार अदा किया है जो ज़ाहिर है कि काबिल रश्क नहीं है पाकिस्तान की तारीख़ में। और ये जजमेंट भी जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, इसको कितनी पजीराई देगी, तारीख़ इसको कहाँ रखेगी, ये तो ज़ाहिर है कि बाद में देखा जाएगा, और देखेंगे हम कि कैसे इसको तारीख़ ट्रीट करती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस को कालअदम ना करार दिया होता, आज पाकिस्तान कहीं ज़्यादा सियासी तौर पे मुस्तहकम होता और हम एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ चुके होते। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गलतियों से इबारत है, फैक्चुअल उसमें बहुत बड़ी गलतियां हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, पहले तो खैर मुझे ये समझ नहीं आई कि जो उन्होंने लिखा कि जब ये रूलिंग आई तो सारे जजेस जो हैं वो चीफ़ जस्टिस साहब के घर पे जमा हो गए और हमने ये फ़ैसला किया। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा था, जहाँ पे लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही थी, उस वक़्त जजेस को जमा होना चाहिए था मेरी नुक्ता नज़र में। और ये कहना कि जजेस का ज़मीर एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। इसकी अवेकनिंग जो है वो भी बड़ी सिलेक्टिव सी है कि एक वाक़े के ऊपर जाग जाता है, दूसरे के ऊपर सोया रहता है। 25 मई को जहाँ और बच्चों के साथ हुआ, फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहे, ज़मीर जो है वो सोया रहा। और बड़े वाक़यात हैं, अब उसमें क्या जाएं, फिर बाद में नाराज़ भी हो जाते हैं, कहते हैं ये भी आपने कह दिया, वो भी कह दिया। फिर अब जैसे जजमेंट से पहले क्या रिमार्क्स थे, क्या बातें हो रही थी, फिर वक्फे के बाद क्या हो गया, ये सारी बातें चलें किसी वक्त बाद में तारीख़ का हिस्सा हैं, वो उसमें आ जाएंगी। लेकिन पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो एक इसके अंदर कहा गया बार बार कि लॉ मिनिस्टर जो उस वक्त मैं था, मैंने खड़े होकर बात कर दी और जो साइफ़र है उस पर डिबेट नहीं हुई, इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। हम तो, मेरा ये ख्याल है कि अब हमारा सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट के आगे आके कोई रोना ही बाकी रह गया है। बाकी हमने क्या आपसे नहीं कह लिया कि आप इन्वेस्टिगेट करें, हम तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करें, आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं वहाँ पे जो है वो हमारे सामने पेश की गई। तो मैं आपको याद कराता चलूँ कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद साहब, उसके बाद अली ज़फ़र और इम्तियाज़ सिद्दीकी, क्योंकि इम्तियाज़ सिद्दीकी बहुत एम्फेसिस कर रहे थे, बार बार जब वो जा रहे थे कि साइफ़र के ऊपर आएँ और इसके ऊपर बात करें, तो ख़ुद आपने जो जजेस थे, आपने कहा कि नहीं साइफ़र के ऊपर डिटेल में बात ना करें। सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो नहीं हुई है, हमें नहीं लगता, मटेरियल प्लेस पे नहीं है। तो जब हमने मटेरियल लगाया था वो तो आपने पढ़ने को ही नहीं तैयार। चीफ जस्टिस साहब को सदर पाकिस्तान ने, किसी आम शहरी ने नहीं, सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा हुआ है कि आप कमीशन बनाएं और साइफ़र की तहकीकात करें। वो अभी तक उसका जवाब नहीं आया और कमीशन जो है वो नहीं बन रहा। एक तरफ आप तहकीकात करने को तैयार नहीं हैं, एक तरफ आप साइफ़र को पढ़ने को तैयार नहीं हैं,
दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी वो उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई, तो एक तरफ रहे ना, या आप कहें जी हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, और आप इन्वेस्टिगेशन, बहुत लोगों को पता है आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करना चाह रहे। बहुत लोग ये समझते हैं, जो भी अक्लमंद लोग हैं उनको मालूम है कि साइफ़र की इन्वेस्टिगेशन आखिर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि साइफ़र की इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें मसले आएंगे, उसमें गुफ्तगू होगी, लेकिन शायद गुफ्तगू से हम परहेज़ करना चाहते हैं। जब अमेरिका का साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ये बात कह रहा है कि जी हाँ, बोल्टन की स्टेटमेंट जिन लोगों ने कल पढ़ी हो, जॉन बोल्टन कह रहा है कल कि जी उसने एतराफ़ किया है कि अमेरिका दुनिया में रजीम चेंजेस ऑपरेशन करता रहा है और हमने ऐसे काम जो हैं वो वहाँ पे किए हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं, वो उस पर ना जाएं, वो उसने देखना नहीं है, वो हमें नहीं पता जी, हमारे सामने एक तरफ हम मटेरियल रख रहे हैं, आप मटेरियल देखने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जजमेंट आप दे रहे हैं कि जी ये मटेरियल जो है वो वहाँ पे प्लेस नहीं किया गया। तो या आप मटेरियल देखें और उस पर फैसला करें, या फिर आप मटेरियल ना देखें और फिर आप पॉलिटिकल फैसला करें। लेकिन हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है, ये अनफॉर्चुनेटली ये एक पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक़ देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। एक हम फैसला कर लें कि 8 साल हमने अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़नी है, वहाँ पे हम हज़ारों लोग अपने शहीद करवा लें, अगले दिन हम बदल जाएं कि नहीं वो हमारी पॉलिसी गलत थी, आज से हम जो है वो दूसरी तरफ हो गए हैं, हम फिर अपने हज़ारों बंदे मरवा लें। मतलब जिस तरीके से पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बन रही हैं ये तो मजाक है। हमारे बच्चों को जिस तरह से जो शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग जिस तरीके से यहाँ पे अपने जानों के नजराने दे रहे हैं, इस तरह से पॉलिसीज़ कौमें नहीं बनाती जिस तरह से हमारे जो 8-10 लोग ऊपर बैठ के बना देते हैं। और इसीलिए मैंने ये कल बात कही थी और अब भी मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फ़ैसला हमारे जो मुक़्तदर हलके हैं उन्होंने अपना करना है, वो देख लें, उसके मुताबिक जो है वो हालात शेप अप होंगे। जहाँ तक एक जज साहब के इजाफ़ी नोट का ताल्लुक़ है, वो इजाफ़ी नोट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने को बंदा ही नहीं छोड़ा जिसके ऊपर वो आर्टिकल 6 लगाना नहीं चाहते। मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पर रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा हैं। वो काम किया करें जो आप कर सकें। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। अंतर आप किसी मिशन पे हैं कि आपने एक तलखियाँ लानी है तो फिर तो एक अलहदा बात है, लेकिन जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं कि देखें ये हो गया वो हो गया। ऐसी बातें ना करें, हमें फिर पूरा बताना पड़ेगा ये फ़ैसले कैसे हुआ, क्या किया। तो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। आर्टिकल 6 के केसेस यहाँ पे पाकिस्तान में बनने शुरू होंगे, गले कम पड़ जाएंगे, रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। वो काम करें जो आप कर सकते हैं। और ये जजमेंट जो है ये इंशाअल्लाह ताला इसको हम पार्लियामेंट जब आएगी, अभी तो पार्लियामेंट ही नहीं है, इस वक्त तो एक मकबूजा असम्बली है जिस असम्बली में राजा रियाज साहब जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और जब वो लोटे बन रहे थे उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ज़मीर हमारा नहीं उठा और सारे जजेस ने फैसला किया कि उस वक्त तो हमने कोई उस वक्त इकट्ठा नहीं होना। बाद में 12 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन अब जो ज़मीर जो है वो जागा है। तो मेरी नज़र में ये जो असम्बली है इसके अंदर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये असम्बली इस वक्त चूँकि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात ही इस असम्बली में नहीं है, तो जाहिर है आप इसको रिप्रेजेंटेटिव असम्बली तो नहीं कह सकते। सो राजा रियाज की असम्बली जो है वो तो राजा रियाज को मुबारक हो और हमारे शहबाज शरीफ साहब को मुबारक हो, लेकिन जब एक मुंतखब असम्बली आएगी और इंशाअल्लाह PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे और ये जजमेंट पार्लियामेंट में पेश होगी और पार्लियामेंट फिर फैसला करेगी कि आर्टिकल 6 जो है
وہ آرٹیکل 69 کی وائلیشن کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا. کیا ججز جو ہیں وہ آئین توڑنے، اگر ججز آئین توڑے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور اگر کوئی انڈیویجول کی انٹرپریٹیشن علیحدہ ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. اور اگر ججز کی آئین توڑنے کے اوپر سزا ہو گئی تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہوگا. پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی، اگر وہ ٹرائل بھی اوپن ہوا اور سپریم کورٹ کے ججز کو، اس وقت کے ججز کو پھر نکالنا پڑا تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ججز کو احتیاط کرنی چاہیے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، اس کا مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی میدان میں ہونے دیں. آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ تو دیکھیں نا، کیریئر کی بات ہے. ججز نے، جرنلز نے اپنا ایک کیریئر چنا ہے. انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہم یہ ہمارا یہ کیریئر ہوگا. جب آپ ایک کیریئر چن لیتے ہیں پھر آپ اس کے وقار کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کرنی جو ہے وہ ججی ہے، کرنا ہم نے جو ہے وہ ہم نے کمیشن لیا ہوا ہے فوج میں، لیکن ہم نے پھر سیاست بھی کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ یا سیاست کریں گے یا آپ اپنا کام کریں گے. لہٰذا میری نظر میں یہ جو کچھ کنٹروورسی اور پھر ٹائمنگ جو ہے، 2 دن کے بعد الیکشن ہے، آپ نے 4 مہینے روک لیا ہے، 3 دن اور روک لیتے، اس کے بعد ہم یہ سارے جو گفتگو ہے وہ سن لیتے، بہتر تھا. لیکن بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے. دوبارہ ٹائمنگ بھی آپ نے اپنی مرضی سے چنی ہے. اب مطالبہ ہمارا یہ ہے، دوبارہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سائفر ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی، ایک عالمی سازش کے نتیجے میں، جہاں سے عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ سائفر پڑا ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا. وہ سائفر تو چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہ سوال تو جو ساتھی ججز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے کریں کہ انہوں نے ان کو سائفر کیوں نہیں پڑھنے کو دیا. اگر سائفر پڑھنا امپورٹنٹ تھا، میٹیریل امپورٹنٹ تھا، تو وہ آپ چاہتے ہیں اگر اسپیکر صاحب سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ پڑھ کے سنائیں، تو پھر آپ کی مرضی ہے، ان کو بلا لیں، پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں. لیکن وہ سائفر چیف جسٹس صاحب کے پاس ان کے آفس میں سیلڈ ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ججمنٹ لکھنے سے پہلے اپنے ساتھی ججز کو پڑھوا دیتے کہ یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان منٹس کو منگوا کے پڑھ لیتے آپ کہ کیا ان میں لکھا ہوا ہے. وہ ابھی تک ریویل نہیں ہوئے ہیں، اور آپ کو کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لے کے چل سکیں آگے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی، اگر انہوں نے یہ کمیشن کی تحقیقات نہیں کی تو پھر نئی پارلیمنٹ آ کے اس کی مکمل تحقیقات کرے گی، اور جو ملوث لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ہوگی. جہاں تک میں اگلے ضمنی الیکشنز پہ آنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بالکل آخر آ چکا ہے. کل عمران خان جو ہیں وہ لاہور ہوں گے اور آخری جو کیمپین ہے وہ لاہور میں وہ ختم کریں گے. ایک لہر ہے اس وقت، ایک طوفان ہے، ایک سونامی ہے اس وقت تحریک انصاف کا. اور ہمارے کئی دوستوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں دھاندلی ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو مرضی کر لے کوئی، یہ طوفان نہیں رک سکتا. اس وقت پی ٹی آئی کا، پاکستان کے غیور عوام کا یہ اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس فیصلے کو وہ اپنی مہر سے بلے پر مہر لگا کے یہ فیصلہ اناؤنس کریں گے. اور یہ فیصلہ انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہوگا، دیگر فیصلوں کی طرح نہیں ہوگا. شکریہ.